हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आज आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पे। लेक्चर 1 है चैप्टर 3 का, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लास 11th अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। ओके हमने इससे पहले दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज हम और थोड़ा सा अकाउंटिंग का बेस अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे बाय लर्निंग कि आखिर अकाउंटेंसी टिका किन बेस पर है, क्या है उसके पिलर्स, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे आप जब साइंस भी पढ़ते हो, वहां पर आपको कुछ लॉज देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है वो है, और उसके अलावा आपका न्यूटन्स लॉ है। इस टाइप के कुछ लॉज आप पढ़ते हैं जिसके बेसिस पे अकाउंटेंसी बेस्ड होता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो मानने पड़ते हैं सबको, एंड वो सबके लिए होता है, सबको गाइड करने के लिए होते हैं, एंड उसके बेसिस पर ही आप पूरी अकाउंटिंग अपनी करते हो, कोई भी कंपनी, राइट। तो अब बस इसी ओवरव्यू के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे लिए वो जानना जरूरी है। व्हाट एग्जैक्टली आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? जब मैं इस शब्द को कह रही हूँ तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है ये कुछ जनरल रूल्स हैं या फिर लॉज है, जैसा कि मैंने आपको बताया हर सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर भी कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है ना, कुछ नॉर्म्स है जिसे हम कह सकते हैं। और ये क्यों होते हैं? ये गाइडेंस के लिए होता है। किसको गाइड करने के लिए? अकाउंटेंट्स को गाइड करने के लिए। यूनिवर्सली आप चाहे कहीं पर भी हो, मोर और लेस आपके ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो सेम ही रहेंगे, राइट। एंड थोड़ा थोड़ा कंट्री टू कंट्री बदल सकते हैं, बहुत हल्के से, बट मैं कह सकती हूँ कि कोर जो आपका रहेगा वो सेम ही रहेगा यूनिवर्सली। ओके, यहाँ पर कुछ दो शब्द हमें इंट्रोड्यूस करे गए हैं हमारी बुक्स में, और इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों शब्दों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ये आपसे एज सच कोई पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। एंड अगर बात करूं इस चैप्टर की, तो हाँ डेफिनेटली ये चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जो आपकी थ्योरी आएगी आपके पेपर में, यहाँ से आने के काफी चांसेस रहते हैं। कोई भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर हम कई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे एंड उनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई एक दो के बारे में पूछ सकते हैं, केस बेस्ड हो सकता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो अब वापस आती हूँ यहाँ पर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये शब्द हम समझने की कोशिश करते हैं। अ, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में दो पार्ट्स करे हमने, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। अभी हम कॉन्सेप्ट की बात समझ रहे हैं कि ये होता क्या है। ये कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे अजम्पशन है, हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी कंपनी जो होगी वो इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर ही रही होगी। मतलब ये अज्यूम करके ही चलते हैं, ये अंडरस्टूड सी बात है कि कोई भी कंपनी इन चीजों को फॉलो करके, कोई भी बिजनेस इन चीजों को फॉलो करके चल रहा होगा। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा होगा, ये मान के चला जाता है। ठीक है, अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते कौन कौन से हैं ये हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ जनरल रूल्स एंड लॉज है जो बनाए गए हैं अकाउंटिंग में, और इन्हें मान के सब कंपनी चलती हैं, ऐसा ही हमारा मानना है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात देखते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन शब्द के मतलब से ही आपको इस पूरे टर्म का मतलब समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान दो। कन्वेंशन का मतलब है कुछ ऐसी चीज जो बहुत पहले से चली आ रही है ना। ये एक तरीके का प्रथा, एक कस्टम मान लो आप इसको। ठीक है, तो कन्वेंशन का मतलब आप मान सकते हो कि ये कोई प्रथा हो सकती है जो कई सालों से चली आ रही है। जैसे इंडियन कल्चर में आपने अक्सर देखा होगा, मुझे लगता है कि मोस्टली हर घर में ये बात आपको पता होगी। आप जब भी किसी के घर जाते हो तो आप खाली हाथ नहीं जाते, यू ऑलवेज टेक सम स्वीट्स और एनीथिंग लाइक दैट। आप कुछ लेकर जाते हो उसके घर में, खाली हाथ नहीं जाया जाता जनरली इंडियन कल्चर में। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? बहुत सालों से ये चला आ रहा है, एक मैनर्स में इसको काउंट किया जाता है अच्छे मैनर्स में। एंड चला आ रहा है सालों से, तो हम भी उसे फॉलो करते हैं एज अ कन्वेंशन। समझ आई बात? तो अब अकाउंटिंग कन्वेंशन से हमारा मतलब क्या है? बेसिकली दीज आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ओनली, लेकिन उनको अकाउंटिंग कन्वेंशन किस लिए बोला जाने लगा? क्योंकि वो कई साल से अज्यूम्ड है कि कंपनीज उन्हें फॉलो कर रही हैं, अपने आप से ऐसा अजम्पशन लेके चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट द आउटकम ऑफ एन अकाउंटिंग प्रोसेस बीइंग फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो कई सालों से फॉलो करी चली जा रहे हैं लोग, तो उसको ही हम अकाउंटिंग कन्वेंशन कहने लगते हैं, राइट। आपको इन दोनों का मतलब समझ आया होगा, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इसमें, कुछ खास बात थी नहीं। ठीक है, अब हम लोग एक बार ध्यान देते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, वो
या कैसे होते हैं, वो मैन मेड होता है, इंसानों ने बनाए। ठीक है, अपने किस बेसिस पे बनाए? अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कई सालों से बिजनेस चले आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बिजनेस होना अब शुरू हुआ है। कई सालों पहले से बिजनेस होता चला आया है, एंड उस बिजनेस में जो भी चीजें हो रही है उन सब को मद्देनजर रखते हुए ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि आखिर कैसे हम बिजनेस की अकाउंटिंग को और बेहतर कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखते हुए। इसीलिए हम इन्हें मैन मेड कह रहे हैं कि दीज आर मेड अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस दैट पीपल हैव ऑफ बिजनेस, की उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि करोड़ों, मतलब करोड़ों तो नहीं, ऐसा नहीं है कि 200 साल पहले जो एक बिजनेस प्रैक्टिस, जो एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस बना दी गई और उसी को हम आज तक भी फॉलो करते चले आ रहे हैं। भाई कई सारी चीजें हमने जानी समझी इन 200 सालों में, और ये एवॉल्व होते रहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जो करंट सिचुएशन है, सिनारियो है बिजनेस का, कंट्री का, हमारी, उसके हिसाब से इनको चेंज किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये चेंज होते रहते हैं। इसका मैं अगर आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, जहां पर आपको ये मैनमेड वाला एंड फ्लेक्सिबल वाला दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो एक कंपनी हुआ करती थी, एनरॉन कॉरपोरेशन करके हुआ करती थी। ठीक है, एंड बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए एंड इसके बारे में और जानना चाहिए। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना बता देती हूँ कि एनरॉन कॉरपोरेशन एक कंपनी थी जो कि टेक्सास में बेस्ड थी, यूएस में। और क्या हुआ कि इन्होंने अपनी कंपनी के अकाउंट्स में बहुत ज्यादा विंडो ड्रेसिंग कर रखी थी। अब अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो तो वहां पे मैंने विंडो ड्रेसिंग समझा रखा है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब सिंपली अपने प्रॉफिट्स को, जो एक्चुअल प्रॉफिट्स थे, उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रखा था। अपनी कंपनी की एक्चुअल पिक्चर सबके सामने नहीं रखी थी, एक फॉल्स पिक्चर बना रखी थी, जिससे कि सबको लगे इनका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। राइट, तो ये काम कर रहे थे, देवर इन्फ्लेटिंग देयर प्रॉफिट्स। अब जब इनकी ये घटना सामने आई, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए। ये कुछ लूप होल्स का यूज कर रहे थे, जो उस टाइम पे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चल रही थी, उसमें से कुछ लूप होल्स ढूंढे इन्होंने, कुछ इसमें से जो कमियां थी वो ढूंढी, और अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करके दिखाने लगे। ये गलत बात होती है, राइट, दिस इज रॉन्ग। ये पब्लिक के सामने अपनी गलत पिक्चर प्रेजेंट कर रहे थे, जिसके कारण बाद में क्या हुआ, एक इनके कारण एक सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट लेकर आया गया, दैट वाज इन 2002। ये 2002 में लेकर आया गया, एंड इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। जो लूप होल्स थे उनको क्लोज किया गया, ऐसा किया गया कि आगे से कोई भी कंपनीज जो है इस चीज के लूप होल का इस्तेमाल ना कर सके। थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए, ऐसा एक्ट बनाया गया ताकि अ चेक कैन बी केप्ट ऑन सच कंपनीज, जो कि करप्शन इस तरीके का ना कर पाए, लोगों के साथ में ऐसा धोखा ना कर पाए। क्लियर? तो मैंने वही बताया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चलते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड इनको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। राइट, चलो, एंड जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, ये फाइनल पॉइंट है हमारा, कि ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं बाय ऑल द अकाउंटेंट्स। सभी इनको फॉलो करते हुए चलते हैं। अब हम इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में सीखेंगे कि इसको फॉलो करना क्यों जरूरी है, इससे फायदा क्या होता है। ठीक है, बस इतना याद रखो, दीज आर मैन मेड, फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, एंड लास्ट की ये जनरली एक्सेप्टेड भी होते हैं। क्लियर? चलिए अब अपने थर्ड पोर्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, क्या नेसेसिटी है इनको फॉलो करने की, व्हाई डू वी हैव टू फॉलो दिस। राइट, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसे पढ़ेंगे। राइट, मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आपको किन्हीं टेलीकॉम कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, यू वांट टू इन्वेस्ट सम मनी इन द टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, तो आपने देखना स्टार्ट किया कौन कौन है भाई। तो मान लो आपके नजर में कौन कौन आए, एक आया एयरटेल, और एक टाटा कम्युनिकेशंस भी है। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशंस, और इंडस स्टार भी है, और एक दो ऐसे ही है, वोडाफोन, मान लो वोडाफोन भी है। ठीक है, तीन कंपनीज को आपने नजर में रखा, आपने तीनों के प्रॉफिट्स देखे, आपने तीनों का देखा कि, और बाकी चीजें जो भी, अभी मैं प्रॉफिट्स के अलावा आपको क्या ही बताऊं, जो आप देख सकते हो, ये सब तो फिर शेयर मार्केट की नॉलेज हो जाएगी, वहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। मान लो आपने तीनों के प्रॉफिट्स निकाले। ठीक है, अब क्या होता है, आप इन तीनों को कंपेयर करोगे बैठ के, जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो रहा होगा, जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा होगा, आप वहां जाकर इन्वेस्ट करना चाहोगे। ये एक लेमैन माइंडसेट है। ठीक है, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ प्रॉफिट्स देकर कभी भी किसी भी शेयर में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो डिस्क्लेमर था ये। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रॉफिट्स देखकर मान लो आपने इसको कंपेयर करने की कोशिश करी, आप कैसे कंपेयर कर पा रहे हो इन तीनों को?
आप इस तरीके से कंपेयर कर पा रहे हो क्योंकि इन तीनों ने ही अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को, अपने प्रॉफिट्स को निकालने में सेम तरीके की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज किया हुआ है। इसीलिए आज आप इनको कंपेयर कर पा रहे हो। मैंने इसका सिंपल एग्जांपल भी दिया था। अगर आप सीबीएसई में हो, आपका एक दोस्त आईसीएसई में है और एक और दोस्त है जो किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ता है, तो क्या आप अपने तीनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं। आपका स्टडी मटेरियल अलग है, आपका एग्जाम पैटर्न अलग होता है, आपकी मार्किंग स्कीम अलग होती है। तो फिर आप कंपेयर कैसे कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को? राइट? वो सही नहीं बैठेगा। यू हैव टू एप्पल कंपैरिजन। इसीलिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एनेबल यू टू कंपेयर द रिजल्ट्स। कंपेरेबिलिटी बढ़ाता है क्योंकि जब सब सेम तरीके से बनाएंगे, बेस सबका सेम होगा, अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल्स बनाएंगे वो एक ही तरीके से बनाएंगे, तो कंपेरेबिलिटी आसान होगी। प्लस यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, सब सेम तरीके से बनाएंगे तो, एंड इट विल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। ठीक है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से अपना कंपैरिजन कर सकते हो उस केस में। क्लियर हुआ होगा ये, राइट? तो बस यहाँ पर यही इसका फायदा है, ये तीनों चीजें आप याद कर लेना कि बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है आपको, यूनिफॉर्मिटी होती है एंड कंपेरेबिलिटी को प्रमोट करता है, अगर सबके सब सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं फाइनल अकाउंट्स को बनाने में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पे कि ये कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं अब हम। बट उसके पहले एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए आप लोग। क्या है वो डिस्क्लेमर? कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा अज्यूम किया जाता है, इट इज अज्यूम कि हर एक एंटिटी जो है वो इनको फॉलो कर रही है। ठीक है, मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम ये फॉलो कर रहे हैं। हर बार आपको अपने अकाउंट्स में, अपने फाइनल अकाउंट्स में किसी बिजनेस को ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम फॉलो कर रहे हैं, हाँ हम फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अगर कभी आपने नहीं फॉलो किया, इफ यू हैव नॉट फॉलोड किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में, तब आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मान के चला ही जा रहा है कि आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर कभी नहीं किया, देन यू हैव टू डिस्क्लोज इट कि हाँ हमने फॉलो नहीं किया है। ये तो करो ही डिस्क्लोज, अलॉन्ग विद दैट अपना रीजन भी बताओ कि क्यों नहीं फॉलो किया इस साल, ये क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि आप इसको फॉलो नहीं कर पाए। क्लियर? बस ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखना आप लोग, क्योंकि इसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आखिर क्या ये जरूरी होता है कि हम डिस्क्लोज करें अगर हमने फॉलो नहीं किया है कोई अकाउंटिंग अजम्पशन? तो हाँ जरूरी है, अलॉन्ग विद द रीजन आपको इसे डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अपने पहले अजम्पशन पे, विच इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, कंसेप्ट समझना है इसका अच्छे से। इसको मैं बहुत इजी एग्जांपल के साथ में समझाऊंगी, आपके अपना आप खुद का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप अपनी इस एज में, आपकी एज क्या होगी अभी, कुछ 15-16 साल के आप लोग हो गए अराउंड, एंड आपकी अभी की थिंकिंग क्या रहती है? क्या आप कभी ऐसा सोचते हो यार कि एक दिन तो मर ही जाना है, ये तो अटल सत्य है, तो हम क्यों पढ़ाई करें, क्यों हम करियर बनाएं, क्यों जॉब या बिजनेस ढूंढें, और क्यों हम शादी करें वगैरह वगैरह? ऐसा कभी दिमाग में किसी के नहीं आता है इन जनरल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आप सबकी हालत अगर अच्छी है तो आप लोग इस तरीके की बातें कभी नहीं सोचते कि हमें जल्दी हमारा ऑफ हो जाना है या ऐसा कुछ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी थिंकिंग क्या है कि आपकी लाइफ इनडेफिनेट पीरियड तक चलती रहेगी, आपके दिमाग में ये बातें आती भी नहीं है कि आप आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है एज ऑफ नाउ, एंड यू कीप प्लानिंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से, हालांकि हालांकि हाँ, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं, किसी एल्डरली पर्सन की अगर आप बात करो तो शायद उसको ये उम्मीद नहीं हो कि हम बहुत टाइम तक जिएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो वहां पर सिनारियो अलग हो जाता है। मैं अभी आपकी एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो आपके एज ग्रुप में ऐसा कोई नहीं सोचता, सब अपना लाइफ पे फोकस करते हैं, डेथ पर फोकस कोई नहीं करता। बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेस क्या करता है, बिजनेस भी यही थिंकिंग रखता है दैट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द फोरसिएबल फ्यूचर। यानी कि बिजनेस की जो लाइफ है वो ये सोचता है कि हम भी बहुत सालों तक आगे तक चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, टिल द टाइम इट इज एबल टू सी द फ्यूचर। यानी कि क्या मैं कह सकती हूँ कि इसकी एक इनडेफिनेट लाइफ होगी। ठीक है, इनडेफिनेट लाइफ अपनी ये प्लान करके चलता है। इसका 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 दूसरा तरीका क्या हो सकता है कहने का? देयर इज नो इंटेंशन, सॉरी, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। बिजनेस को बंद करे जाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, और वो बिजनेस चलता रहेगा टिल इनडेफिनेट टाइम। क्लियर? इसका सिंपल सा मतलब ये है। अच्छा भाई, और ये आपको अज्यूम करके ही चलना है कि सारी कंपनीज इसी चीज को फॉलो करके चल रही हैं।
अगर तो किसी कंपनी को लगता है कि हम 1-2 साल में शट होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं, तो फिर उसे ये बात अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी कि हमारा ये प्लान है, हम अपने ऑपरेशंस को क्लोज़ करने वाले हैं, है ना? जो मैंने आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिया था ना ऊपर, वो यही इस बारे में है, ठीक है? एंड आगे भी हम जितनी चीज़ें पढ़ेंगे, जितने असम्पशन्स पढ़ेंगे, उन सब में भी आपको डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा विद रीज़न। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप डिस्क्लोजर दोगे इफ यू वांट टू क्लोज। अदरवाइज जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा वो यही समझेगा कि आप कंटिन्यू करोगे, आपका बिजनेस चलेगा टिल इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम एंड आपका क्लोज डाउन होने का, शट डाउन होने का कोई इरादा नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ और है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज द रीजन कि हम डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन रेवेन्यू आइटम्स एंड कैपिटल आइटम्स। अब अगर जरा सा बुद्धि पर जोर डालो तो हमने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किए थे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनके बारे में हमने पढ़ा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते थे? जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए किए जाते थे, यानी कि रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं बिजनेस को उन्हें चलाने के लिए, सैलरी देना, बिल्स पे करना, अपने बिजनेस के लिए ऑडिट फी पे करना या फिर कुछ भी सामान परचेज करके लेके आना, वो सारी चीजें जो है वो रेवेन्यू आइटम में आती है। उनका शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही आपको मिलता है, यानी कि आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल या इंटरनेट बिल पे किया तो वो 1 महीना चलेगा एंड देन आपको उसको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेकर चलोगे। ठीक, 1 महीने का उसका फायदा उठाया, देन आपने उसके लिए दोबारा पेमेंट किया, देन इसी तरीके से आपकी साइकिल चलती रहेगी। उसी जगह कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं? जो आपको थोड़े से लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, यानी कि जब आप कोई भी फिक्स्ड असेट परचेज करते हो, ठीक है? तो फिक्स्ड असेट्स जब भी आप परचेज करते हो, तो उसे कैपिटल आइटम बोला जाता है। ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, चाहे आपने कोई मशीनरी परचेज की हो, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। अब आप सोच रहे होगे, हाउ इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन द रीजन फॉर द डिस्टिंक्शन? जो हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जो भी चीजों पे, देखो यार, हम खर्चा करते हैं ना, एक्सपेंस करते हैं, है ना? और एक्सपेंस को हमने डिवाइड कर रखा है रेवेन्यू में एंड कैपिटल में। तो ये हमने डिवाइड किस बेसिस पे किया है, क्यों कर पा रहे हैं हम डिवाइड? गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से। अब मैं बताती हूँ कि कैसे है ये रीजन इस चीज का। जरा ये सोचो, अगर आपके दिमाग में ये हो कि यार मेरा बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा जल्दी, मैं ज्यादा दिन तक बिजनेस नहीं चला पाऊंगी, 1 साल के अंदर अंदर में मैं क्लोज करना चाहती हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि सारी चीजें जो आपने खरीद रखी है वो आपको शॉर्ट टर्म ही बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी? यानी कि विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड उनका जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस ही खत्म होने वाला है। क्लियर हो रही होगी बात, राइट? आपने अगर कोई लैंड खरीद रखा है, ठीक है, तो ऑल दो इट इज अ कैपिटल आइटम, ये जनरली लोगों को लंबे टाइम तक फायदा देगा, लेकिन आपका बिजनेस तो बंद होने वाला है ना 1 ही साल के अंदर, तो फिर ये आपको लंबे टाइम तक कैसे फायदा देगा? इसीलिए ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही बन जाएगा आपका। समझ आया कैसे गोइंग कंसर्न असम्पशन के कारण हम इन दोनों आइटम्स में डिफरेंशिएट कर पाते हैं? ठीक है, आई होप समझ आया होगा एंड मजा भी आया होगा, और आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर आपको इससे कुछ भी फायदा मिल रहा होगा। ठीक है, ऑल्सो इफ यू वांट टू जॉइन माय पेड बैचेस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, चलो, इससे भी ज्यादा हम लोग चीजें, मतलब और भी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, मैं इतने लंबे वीडियोस नहीं बना सकती आपके लिए, तो वहां पर हम और ज्यादा एग्जांपल्स लेके एंड और क्लैरिटी से भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल्दो मेरी एनर्जी सेम रहेगी, दोनों जगह पे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, बट पेड बैचेस की बात डेफिनेटली अलग होती है। ठीक है, चलो, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। एक दूसरी बात है दैट इट इज द रीजन फॉर रिकॉर्डिंग असेट एट द फिक्स्ड कॉस्ट। अभी सुनो, इसको ना यहाँ से समझो, ये जो एग्जाम्पल मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है, यहाँ से पहले इसको पढ़ो एग्जाम्पल को एंड देन हम लोग वो ऊपर वाले पॉइंट पे जाते हैं। अब मान लो आपने पे किया है, यानी कि आपने एक तरीके से कह लो आपने एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर दो टाइप के हो सकते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो आपने अभी एक्सपेंडिचर किया, एक जगह तो आपने लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपीज का सपोज, ठीक है, वहीं पर दूसरी जगह आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल 8,000 रुपए का आया था ऑफिस का, वो आपने पेमेंट किया। ठीक है, तो आप, मैंने क्या बताया आपको कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन के कारण ही आप इन दोनों चीजों को डिवाइड कर पाते हो इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किस बेसिस पे मैंने डिवाइड किया? कि जो लैपटॉप है वो भैया कम से कम 5 साल तो चलेगा, इसकी यूजफुल लाइफ मुझे लगता है कि 5 साल है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे हर महीने पे करना पड़ता है, तो इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, 1 ही महीना चलेगा। ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया इंटू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो मैं राइट ऑफ कर देती हूँ। राइट ऑफ करना मतलब उसको मैं एक्सपेंस मान लेती हूँ उसी सेम ईयर में। मान लेती हूँ कि ये इसका बेनिफिट मिलके मुझे खत्म हो जाएगा एक ही अकाउंटिंग पीरियड में। लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, तो जब मुझे लगता है कि मेरे लैपटॉप की जो यूजफुल लाइफ है, यानी कि मैं उसे कितने सालों तक यूज कर पाऊंगी, कब तक वो मेरे लिए यूजफुल रहेगा, तो मुझे लगता है 5 साल है। तो हम क्या करते हैं ना, बस अभी एक ओवरव्यू सा ले लो ना आप लोग, क्योंकि इसका एक पूरा अलग से डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, बहुत ही डीप चैप्टर है वो एंड इम्पोर्टेंट है, तो वहां पर तो हम इसकी डिटेल्स कवर करेंगे। बस अभी ऊपर से देख लो कि क्या करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का। देखो, जब भी कोई फिक्स एसेट परचेज होता है ना, तो हम उसे 50,000 का खरीदा था ईयर 1 में, एंड हम उसे एज एन असेट रिकॉर्ड कर लेंगे। यहां तक तो समझ आया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिक्स एसेट की तरह रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस 50,000 रुपीज की जो कॉस्ट है ना, इसको 5 सालों में बांट देते हैं, यानी कि उसकी जो यूजफुल लाइफ है ना, उसमें बांट देते हैं, और 5 सालों में उसको राइट ऑफ करते हैं। ईयर 1 में 10,000, 2 में 10,000, 3 में 10,000, 4 में 10,000 एंड 5 में 10,000, एंड फाइनली ये 50,000 पूरा डिवाइड हो चुका है। अब इस तरीके का काम हम करते हैं अकाउंटिंग में, इसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। इसके जो डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स, नुआंसेस है, ये हम बाद में विद लॉजिक सब कुछ समझेंगे, बट अभी के लिए इतना काफी है कि जब भी कोई फिक्स एसेट पे खर्चा किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो उसकी यूजफुल लाइफ में हम उसे, उसकी जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करते हैं 50,000 रुपीज को 5 साल में। अब ये जरूरी नहीं है कि हम 10,000 10,000 ही डिवाइड करें, इसको करने का एक और तरीका भी होता है, बट अभी मैंने इजी करने के लिए आपको इस तरीके से समझाया। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम जरा यहाँ पे वापस आ जाते हैं, जो हमने ये वाला पॉइंट छोड़ा था, कि गोइंग कंसर्न ही इज द रीजन कि हम डिस्टिंक्शन कर पाते हैं इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल, वो तो समझ आया है, ये पढ़ लो। इट इज ऑल्सो द रीजन फॉर रिकॉर्डिंग द असेट एट फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि 50,000 रुपीज में मैंने जो लैपटॉप को रिकॉर्ड किया है अपनी बुक्स में, तो गोइंग कंसर्न इज द रीजन। एंड जो हम डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज का हर साल प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टमेटिक मैनर में ओवर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, दैट इज 5 years, तो गोइंग कंसर्न ही उसके पीछे का रीजन है। क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक समझो यार, कि अगर मुझे ऐसा लगता मैं ईयर 1 में या ईयर 2 तक ही अपना बिजनेस को क्लोज डाउन कर लूंगी, है ना, मतलब मेरी लाइफ डेफिनेट है बिजनेस की अगर, तो फिर मैं इतना लंबा प्लान ही क्यों करूंगी कि 5 साल तक उसकी कॉस्ट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करती रहूं। नहीं कर सकती इन दैट केस, राइट। 2 ही साल में मुझे उसे करके रफा दफा करना पड़ेगा, अगर मैं मानती हूँ कि ईयर 2 में मेरा बिजनेस क्लोज हो जाएगा तो। समझी बात, 25,000 ऐसे करके कर सकता है तब उस केस में। अच्छा, अब आप, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, इससे ज्यादा डिस्कशन की इस पे एट दिस पॉइंट जरूरत नहीं है। बस जो आपको बात ध्यान रखनी है वो इतनी सी ही है कि गोइंग कंसर्न का मतलब दैट अ बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स operations for an indefinite period of time, indefinite life है, and there is no intention to close down the business. This is the reason for distinction between revenue and capital items. बस इतना recap था, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमने आज ये चैप्टर स्टार्ट किया एंड हमने एक ही अजम्पशन पढ़ पाई। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अदरवाइज बहुत वीडियो लंबा नहीं हो जाए अगर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत डिटेल में घुस के पढ़ाऊंगी, और अगर ऐसा होगा तो फिर वीडियो अननेसेसरली स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स बेस्ट कि अब हम अभी इसको स्टॉप करते हैं, एंड आगे मैं आपको कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ये सारे अजम्पशन फिर आगे पढ़ाती हुई चलूंगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको ये नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। ओके, एंड वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।